एपिसोड 27। ओम और निया की दिलचस्प लड़ाई। पिछले एपिसोड में आपने सुना लिया जान को पीट रही थी और बोल रही थी, तस्करी करने का बहुत शौक चढ़ा है ना, तो लो अब लड़कियों के हाथों से मार भी खा लो, इसका स्वाद भी लड़कियां ही तुम्हें चखाएंगी। तुम्हें पता तो चलना चाहिए कि जब लड़कियां मरती है तो उसका दर्द कैसा होता है। इतना कहकर वो उसके प्राइवेट पार्ट पर जोर से मार देती है। जान अपने दोनों पैरों के बीच में हाथ रखकर जमीन पर गिर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लिया ने इतनी जोर से उसे वार किया था कि जान की तो मानो जान ही निकल रही थी। जान ये देखकर आश्चर्य में था कि उससे लड़ने वाली एक लड़की थी जो उसे इतनी देर से इतनी बुरी तरह से पीट रही थी। वह तो कभी सपने में भी इस लड़की के सामने आने को नहीं सोचेगा। अब आगे लिया लगातार जान को पीते जा रही थी और वहीं दूसरी तरफ शिवाय और ईशा एक दूसरे से काफी तेजी से लड़ रहे थे। कभी शिवाय ईशा पर भारी पड़ता तो कभी ईशा शिवाय पर भारी पड़ जाती। अभी यह सब लड़ ही रहे थे कि निया और ओम एक दूसरे के बालों को पकड़कर खींच रहे थे। वैसे ओम थोड़ा फ्लर्टी किस्म का लड़का था और वहीं दूसरी और निया नटखट चुलबुली तो थी ही, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली थी। अब इन दोनों की लड़ाई में ट्विस्ट तो तब आ जाता है जब मियां ओम के ऊपर भारी पड़ जाती है। वो ओम को लगातार मारे जा रही थी। एक भी ऐसा मौका नहीं था जब ओम उसको मार पाए। मियां हाथों पैरों से काफी तेजी से ओम पर वार कर रही थी और जब भी ओम वार करता तब तक मियां उसके वार को टॉस कर वापस से उसे पर पलट वार कर देता। इस वजह से ओम काफी ज्यादा छल्ला चुका था। उसके समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी जो उसे लड़ रहा है देखने में तो दुबला पतला सा सिंगल हड्डी का है, पर इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हैं। जरूर इसने एक्स्ट्रा ट्रेनिंग ली होगी, कोई ऐसी ट्रेनिंग जो हम सब आज तक जानते ही नहीं होंगे। ओम अपने मन में तरह तरह के ख्याली पुलाव बनाए जा रहा था, लेकिन एक भी बार ऐसा नहीं था कि वह निया को अपने कंट्रोल में कर पाए। जब ओम मार खाते खाते थक गया तो उसके चुलबुल से दिमाग में एक आइडिया आया। जैसे ही निया ने ओम को किया ओम जाकर दूर दीवार से टकरा गया और थोड़ी देर के लिए निया अपने पीछे पलटकर दूसरे गार्ड को देखने लगी। वह दूसरा गार्ड निया के ऊपर अटैक करने वाला था। निया ने देखा कि उसे गार्ड ने जैसे ही अपना हाथ उठाया वह तेजी से घूमते हुए अपने राइट हैंड से उसके हाथ को पकड़कर और काफी तेजी से घूमकर एक जोरदार की उसके प्राइवेट पार्ट पर मार दिया। वो गार्ड अपना हाथ दोनों टांगों के बीच ले जाकर दबाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। निया अभी उसे देख ही रही थी कि ओम का जो अटपटा सा दिमाग है वह तुरंत चलने लगता है और जाकर झट से पीछे से निया के पीठ पर चढ़ जाता है। अब उसके दिमाग में तो यही चल रहा था कि अगर वह पीछे से उसे दबोच लगा तो वह उसके कंट्रोल में आ जाएगा और वो उसे आराम से पकड़ लेगा। अब सिचुएशन ऐसी थी कि मियां के पीठ पर ओम चढ़कर बैठ गया था और अपने दोनों पैरों को निया के कमर में लपेट लिया था। का लेफ्ट हैंड निया के गले को लपेटा हुआ था और उसका राइट हैंड निया के सर पर उसके मास्क वाले कैप को तेजी के साथ पकड़ा हुआ था। और पैरों की सिचुएशन का तो क्या कहना, दोनों पर मियां के आगे तरफ उसके लोअर पार्ट के जस्ट ऊपर थे। अब पता नहीं ओम बाबू के मन में कौन सा शैतान इस समय बैठ गया, या उसका दिमाग ही खराब हो गया था जो उसने सोचा कि क्यों ना वह अपने पैरों से इस आदमी के प्राइवेट पार्ट पर वार करे, जिससे आदमी दर्द के मारे कमजोर पड़ जाएगा और यह आराम से उसके ऊपर हावी हो जाएगा और उसे कंट्रोल में कर लेगा। लेकिन यह प्यारी सी सोच आगे चलकर उसे पर कितना भारी पड़ने वाली है, ये तो हमारे ओम बाबू को अभी थोड़ी देर बाद पता चलने वाला है। जैसे ही ओम ने अपने पैरों से मियां के उसे स्थान पर मारना शुरू किया जहां उसे नहीं मारना चाहिए था। एक तो उसने ऊंची हील के हैवी जूते पहन रखे थे, जिसकी वजह से जब उसने उसे मारा तो निया को काफी तेज दर्द हुआ। अब तो निया का सर ही घूम गया। उसके अंदर तो मानो जितनी भी पिशाचिनियों की आत्माएं थी, सूरपंखा, हिडिंबा, तड़का, भैरवी और भी जितने राक्षसों की आत्माएं हैं वह सभी एक साथ मानो निया के अंदर प्रवेश कर गई हो
उसकी आंखें गुस्से की वजह से खून की तरह लाल हो चुकी थी। इस समय अगर कोई उसे देख लेता तो उसकी सांसें ही रुक जाती, पर हमारे ओम बाबू तो उसकी पीठ पर चढ़े हुए अभी अपने हाथों पैरों को चलाए जा रहे थे। उन्हें क्या पता था कि अभी थोड़ी देर बाद इन्हीं हाथों पैरों का मसाज होने वाला है। निया के तो गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं था। वह गुस्से में इतनी ज्यादा बौखलाई हुई थी कि उसका पूरा शरीर क्रोध के वजह से कांप रहा था। अब उसने बिना 1 मिनट की देरी लगाए ही उसके दोनों पैरों को अपनी पूरी ताकत से अपने दोनों हाथों से खींचकर दूर किया और उसके दोनों पैरों को तान दिया। फिर राइट साइड घूमकर उसके राइट वाले पैर को अपने दोनों हाथों से पकड़कर इतनी जोर से खींचकर उसे जमीन पर पटका कि मानो धोबी पूरी ताकत से किसी कपड़े को घाट पर पटक रहा हो। अगर ओम महाशय ने अपने दोनों हाथों को सही वक्त पर जमीन पर ना रखा होता तो इस समय उसका सर तरबूज के समान चारों तरफ फूटकर बिखरा होता। एक पल के लिए तो उसे समझ में नहीं आया कि उसके साथ अचानक ये क्या हो गया। तभी उसकी जोरदार चीज निकल पड़ी। अब जाकर उसे अपने शरीर के दर्द का एहसास हुआ। वह सोच भी नहीं सकता था कि यह आदमी इतना ज्यादा ताकतवर होगा कि वो उसे इतनी तेजी से उठाकर जमीन पर पटका कि उसके शरीर की तो हड्डियां लगता है टूटकर चूरा बन जाएगी। अभी वह सीधा होकर पलटा भी नहीं था कि निया का क्रोध से भयानक रूप देखकर उसके तो हाथ पांव फूलने लगे। अब तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके शरीर के साथ साथ उसके सांसों में भी दर्द होने लगा। एक पल के लिए उसे लग रहा था कि उसकी सांसें चल रही है कि नहीं, वह कहीं मर तो नहीं गया। निया उसे अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखों से घूरे जा रही थी। अगर उसका बस चलता तो वह अपनी आंखों से ही उसे तुरंत जला कर रख कर देती। वह ये सोचकर भी नहीं भरोसा कर पा रही थी कि इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई उसे उस जगह पर मारने की। जितनी बार वह सोचती उतनी बार उसका खून खोलने लगता। और उधर दूसरी तरफ हमारे ओम बाबू अपने हाथों को घूर घूर कर देख रहे थे, क्योंकि इस वक्त उनके हाथों में निया के सर पर पहना हुआ वह मास्क बिग था जो कि उसी के साथ उसके हाथों में चला आया था। अब जाकर ओम बाबू को होश आया और वो बहुत ही आश्चर्य के साथ निया की ओर देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी देर से जो उसका बैंड बजा रही थी वह एक लड़की है। अरे वह लड़की है, ये सोचकर उसका सर ही चकराया जा रहा था। क्या वह इतनी देर से एक लड़की से लड़ाई कर रहा था और वह एक लड़की से इतनी देर से पीट रहा है? क्या उसके हाथ पैर अब इतने ताकतवर नहीं रह गए कि वह एक लड़की से मार खा रहा है? उसे तो अब अपने ऊपर ही शंका होने लगी थी। उसकी हालत तो धोबी के कुत्ते के समान हो गई थी, जो ना घर का रहना घाट का। और फिर अचानक उसे याद आया कि अभी थोड़ी देर पहले उसने क्या किया था। अब जाकर उसे समझ में आया कि इस लड़की ने उसे इतनी तेज से जमीन पर क्यों उठाकर पटका। इतना सोचते ही वह तो अपने मुंह पर अपने दोनों हाथ रख लेता है। अब तो उसे बेचारे को समझ नहीं आता है कि वह अपना मुंह कहां ले जाकर छुपाए। वह अपनी उसे हरकत को सोचकर काफी ज्यादा शर्मिंदा हो रहा था। लेकिन जैसे ही उसने नजर उठाकर सामने देखा निया की घूरती नजरें, उसकी लाल आंखें और उसके वो खुले हुए लंबे बाल, जो कि किसी और समय देखे तो वह लहराते हुए खूबसूरत रेशमी बाल लगता, लेकिन इस समय तो वह पूरी तड़का और चंडिका का रूप लिए हुए दिख रही थी। उसे देखकर ही ओम बाबू के तो पसीने छूटने लगे और उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह कुछ बोल पाता कि उससे पहले ही निया उसके पास काफी तेजी से आई और अपने पैरों से मारने लगी। वह इतनी तेज मार रही थी कि ओम उसे रोक ही नहीं पा रहा था, बस चिल्लाए जा रहा था, वह चुड़ैल अम्मा छोड़ दो मुझे, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि तुम लड़की हो। मेरी माँ, मैं कान पकड़ता हूँ, अब से ऐसी गलती नहीं होगी। मैं जिंदगी में कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, बस मुझे छोड़ दो। लेकिन निया को तो इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने एक बात भी नहीं सुनी और उसके बालों को अब जोर से पकड़कर गोल गोल करते हुए घूमते हुए उसके ऊपर हाथ और पैर से मारे जा रही थी। अब दोस्तों, आगे स्टोरी में क्या होगा? क्या ये लोग अभी लगातार लड़ते ही रहेंगे या फिर उन्हें सच्चाई का पता चलेगा और फिर वह आगे क्या करेंगे?
जानने के लिए स्टोरी में बने रहें और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हम काफी मेहनत से इस वीडियो को बनाते हैं, रात के 2 बजे तक तो मैं स्टोरी लिखती हूँ और फिर इसे AI वॉइस में कन्वर्ट करती हूँ, फिर उसके बाद एडिट करके YouTube पर अपलोड करती हूँ। इस प्रक्रिया में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं और आप लोग सिर्फ एक बटन ही प्रेस करना होता है, वह भी नहीं करते हैं और स्टोरी सुनकर बिना लाइक सब्सक्राइब करे ही चले जाते हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें भी लगे कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 28। दोनों गैंग को पता चली सच्चाई। पीछे के एपिसोड में आपने सुना कि निया और ओम किस तरह से लड़ रहे थे। निया का भयानक रूप देखकर ओम की तो सबसे ही मानव थम गई थी। वह तो भगवान से बस इतना ही प्रार्थना कर रहा था कि इस बार बचा ले, आइंदा से वह इस लड़की के सामने कभी नहीं आएगा। अब आगे। इस समय तो ओम बाबू का हाल ऐसा था कि मानो उसे पूरी पृथ्वी घूमती हुई नजर आ रही थी। वो मन ही मन कल्पना कर रहा था कि हे भगवान, आज ये लड़की कहीं मुझे मार ना डाले, और अगर मार भी डाला तो हे मेरे भोले बाबा जी, आगे के 7 जन्मों तक इस लड़की का मेरे साथ कभी आमना सामना ना हो। उसने तो कभी सपने में भी इतनी भयानक लड़की को नहीं देखा था। हाँ, उसकी टीम में भी लड़कियां थी और वो काफी ताकतवर थी, लेकिन वह इसकी तरह इतनी भयानक कभी नहीं हो सकती थी। या तो लड़की नहीं, चुड़ैलों के खानदान से लग रही है। हे भगवान, मुझे आज बचा लो, अगर मैं बच गया तो पक्का आपको 100 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। बेचारा ओम मन ही मन पता नहीं कितने देवी देवताओं को मान चुका था, लेकिन निया का तो उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। ओम की हालत अधमरी हो चुकी थी, वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। दूसरी तरफ कुछ देर पहले किया जब मयंक को इंजेक्शन लगाने जा रही थी तो किया ने मयंक के एक हाथ पर अपने पैरों के जूते के हल को दबा रखा था और मयंक इस समय जमीन पर लेटा हुआ था। किया उसे वही इंजेक्शन लगाना चाहती थी जिन इंजेक्शन में ड्रग्स भरा हुआ था, और वो ड्रग्स भरा इंजेक्शन उन बच्चों को दिया जाता था। किया जैसे ही वो इंजेक्शन लेकर मयंक के पास नीचे झुकी, तभी मयंक चिल्लाते हुए बोला कि तुम्हें शर्म नहीं आती? एक लड़की होकर एक लड़की की तस्करी करती हो। अरे तुम जैसे लोगों को तो मर जाना चाहिए। तुम लोग तो इस दुनिया पर पाप हो, ये दुनिया तुम जैसे पापियों के लिए नहीं है। देख लेना, तुम्हें तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। बैंक की बातों को सुनकर, मयंक की बातों को सुनकर किया उसे आश्चर्य से देखने लगती है और कहती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी तस्करी तुम करते हो और इल्जाम हम पर लगा रहे हो। अगर आज हमने तुम्हें रंगे हाथों ना पकड़ा होता तो तुम तो न जाने कितने बहाने बनाते। तुम जैसे लोगों को तो पुलिस भी नहीं पकड़ पाती है, और अगर पकड़ भी लेती है तो तुम उन्हें अपने पैसों का रोक दिखाकर बाहर चले आते हो। लेकिन आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, फिर देखती हूँ कि तुम्हारे वह पैसे जो लड़कियों की तस्करी करके कमाते हो तुम्हारे किस काम के आते हैं। अब तो मयंक को भी कुछ डाउट होने लगा था कि अगर ये लोग तस्करी करने वाले नहीं है तो फिर ये लोग हैं कौन। तभी मयंक ने पूछा कि क्या तुम उसे गैंग की मेंबर नहीं हो जो लड़कियों की तस्करी करता है? उसकी बातों को सुनकर किया बड़े आश्चर्य के साथ उसे देखने लगती है और कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? यहाँ हम पिछले 4 घंटे से उन बच्चों और लड़कियों को बचा रहे हैं और तुम उल्टा हमें ही इल्जाम लगा रहे हो। आप सारी बातें मयंक को समझ में आ गई कि यहाँ पर क्या हुआ होगा और वो बच्चे और लड़कियां। ये सोचते हुए मयंक ने तुरंत उसे पूछा कि बच्चे और लड़कियां सुरक्षित यहाँ से चले गए हैं कि नहीं। तभी किया बड़े आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगती है। तब मयंक कहता है कि देखो, हम कोई तस्करी करने वाले नहीं हैं, हम माफिया किंग के आदमी हैं और हम यहाँ लड़कियों और बच्चों को बचाने आए थे। पर हमारे आने से पहले ही हमने यहाँ कुछ डेटवादी देखी और हमें कुछ गलत होने का अंदेशा लगा, जिस वजह से हमने हमला कर दिया। हमें नहीं पता था कि यहाँ और कोई भी ऐसा है जो उन लोगों को बचाने आया है। अब मयंक की बातों को सुनकर किया को सब कुछ समझ में आ जाता है।
तभी किया जब कुछ देर पहले लड़ रही थी तो उन गार्ड्स के शरीर पर लगे बैच को देखकर एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि ये काम माफिया किंग का है, या सोकर तो उसका खून ही खोल गया था और उसने डिसाइड कर लिया था कि वो माफिया किंग को छोड़ेगी नहीं। लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो गया था, इसलिए किया चुपचाप मयंक के हाथों से अपने पैरों को हटा लेती है और जैसे ही मयंक के हाथ फ्री होते हैं वह तेजी से उठकर खड़ा हो जाता है। अभी वह लोग कुछ और बोलने पते कि तभी सामने से निया और ओम की लड़ाई देखकर बिल्कुल दंग रह जाते हैं। इस समय उन दोनों की पोजीशन ऐसी थी, ओम जमीन पर लेटा हुआ था और निया उसके पीठ पर बैठकर उसके बालों को पीछे की ओर खींचे हुई थी और ओम जोर जोर से चिल्ला रहा था और निया उसे दुनिया में जितनी भी गालियां बनी थी, चाहे वह लड़कों वाली हो या लड़कियों वाली, गंदी हो या अच्छी, सभी दिए जा रही थी। अब आप सभी सो ही सकते हैं कि इतनी भयानक सिचुएशन में वह कौन कौन सी गाली दे रही होगी। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे माँ भैरवी भैंसे की सवारी कर रही हो। उन्होंने पहली बार इस तरह की लड़ाई देखी थी। मयंक की आंखें तो ये सब देखकर इतनी बड़ी हो गई थी कि मानो वह निकाल कर बाहर ही आ जाएगी। वह तो सोच भी नहीं सकता था कि यह लड़की कितनी खतरनाक है। अच्छा हुआ कि वह इस सीधी वाली लड़की के हाथ पड़ा था, अगर उसके हाथ पड़ जाता तो आज उसका राम नाम सत्य जरूर हो जाता। अब मयंक बाबू को कौन बताएं कि जिसे वह सीधी समझ रहा है वह उन सब की है, बड़ी वाली अम्मा है। दूसरी तरफ ईशा और शिव भी खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे और उधार लिया और जान भी अब तक उनकी भी नजर मियां और ओम पर पड़ चुकी थी। वो भी उनकी तरफ आश्चर्य से देख रहे थे। वो तीनों लड़के यही सोच रहे थे कि ये लड़की कितनी ज्यादा खूंखार है, ये तो जिसे पकड़ लेती होगी बिना उसकी जान निकाले नहीं छोड़नी होगी। यह कोई साइको तो नहीं है या कोई पागल। वह सब अपने मन में अनाप शनाप सोच जा रहे थे, पर इधर तो इन तीनों लड़कियों को अच्छे से पता था कि जरूर उसे लड़के ने कुछ ऐसा किया होगा कि निया को गुस्सा आ गया होगा। और इन तीनों को अच्छे से पता था कि जब मियाँ को गुस्सा आता है तो उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। वह जब तक अपना पूरा गुस्सा नहीं निकाल लेगी उसे रोकना व्यर्थ है। और उधर ओम मार खाकर उसका तो चूरमा ही बन चुका था। वह तो बस मन ही मन अपने भगवान से मना रहा था कि हे भगवान, आने वाले 7 जन्मों में इस लड़की को मेरे सामने कभी मत लाना। इसके सामने आने से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगा। उसके मन में इस लड़की के प्रति इतना ज्यादा खौफ बैठ गया था कि वह सपने में भी इसके सामने आने की कल्पना नहीं कर सकता था। कभी किया ने निया से कहा स्टॉप इट मियां, फिर भी निया अभी नहीं रुकी। किया ने फिर से उसे आवाज लगाया। मैंने कहा रुक जाओ। उसकी इतनी तेज और डरावनी आवाज को सुनकर अब की बार निया रुक गई और उसने ओम को एक जोरदार लात मारा और वहां से किया की तरफ बढ़ गई। को इतना शांत खड़ा देखकर लिया और इस भी किया के पास आ गई और पूछा क्या बात है, तुम क्यों रुक गई? तभी किया ने बताया कि यह सब अपोजिट पार्टी के नहीं है, ये सब तो उन बच्चों को बचाने के लिए आए थे और गलतफहमी वास हम सब आपस में ही भिड़ गए। हमारा काम खत्म हो गया, हमें यहाँ से तुरंत निकालना चाहिए क्योंकि काफी देर हो गई होगी। अब तक तो उन लोगों को खबर भी हो गई होगी और वह कहीं यहाँ आना जाए या फिर कोई और प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। जल्दी से इस शिप को बम से उड़ा दो और यहाँ से निकले। उसकी बातों को सुनकर ईशा ने ओके कहा। अब वो तीनों लड़के और उनके साथ ऋषभ, ये लोग 4 लड़कियों को आंखें फाड़े देख रहे थे और इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी देर से जो फाइटिंग हो रही थी और जिसे हम लोग पीट रहे थे वह चारों लड़कियां थी। उन बेचारों का मन कर रहा था कि कहीं चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मरे। अब तक में उन्हें समझ में आ चुका था कि खुद को इतना पावरफुल समझने वाले हम कितने बड़े बेवकूफ हैं और हमसे बड़े पावरफुल तो यहाँ लड़कियां भी बन चुकी हैं। तभी मयंक किया से कुछ पूछने वाला था, जैसे ही उसने ये कहा कि हमारे बारे में तो आप लोग जान गए, पर आप लोग कौन हैं और हमने यहाँ पहले आपको कभी नहीं देखा। उसकी बातों को सुनकर लिया जवाब देते हुए बोली, ओ रियली, आप हमें कभी नहीं देखे हो? ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने हमें देखा हो पर पहचान ना हो।
पर मयंक श्योर था कि उसने कभी इन लोगों को नहीं देखा। उसने अपना करना में हिला दिया और कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों को मैंने पहले कभी देखा हो। आप लोग कौन हैं और यहाँ कैसे आ गए? मुझे नहीं लगता कि आप लोग इंडिया के हैं। उसकी बातों पर ईशा तंज करते हुए कहती है कि वो हम इंडिया के नहीं है। तो कहाँ के हैं? आप ही हमें बता दीजिए। हम तो बस इतना अभी तक यही जान रहे थे कि हम इंडिया के हैं, पर अगर आप हमें बता देंगे कि हम इंडिया के अलावा कहाँ के हैं तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी हम पर। उसकी बातों को सुनकर मयंक झेप जाता है, अपनी नजरों को इधर उधर करके देखने लगता है। तभी शिवाय पूछता है, छोड़ो जो भी बात है, पर आप लोग कौन हैं ये तो बता दीजिए। इस बात पर वह तीनों लड़कियां किया की ओर देखने लगती है, पर किया कुछ भी नहीं कहती। वह सीधा आगे की ओर बढ़ जाती है। उसको ऐसा करता देखा वह समझ जाती है कि उन लोगों को कुछ नहीं बताना है। वह भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। उधर हमारे ओम बाबू अभी भी जमीन पर पड़े बस उनकी बातों को सुन रहे थे। अब उनके जाने के बाद जैसे ही इन तीनों लड़कों की नजर ओम पर पड़ती है, वो तीनों जोर से ठहाका मारकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, क्या बात है, आज के बाद से तो तुम लड़कियों से फ्लर्ट करना सपने में भी नहीं सोचोगे, क्योंकि आज किसी लड़की ने तुम्हें ऐसा सबक सिखाया है कि तुम्हें सारी की सारी लड़कियां अपनी माँ बहन ही दिखाई देगी। इतना कहकर वो तीनों फिर से हा 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 का कर तेजी से हंसने लगते हैं। अभी वह लोग अपने में ही उसके मजे ले रहे थे, तभी किया के गार्ड आते हुए उनसे कहते हैं कि आप सब बाहर निकलिए। उसकी बातों को सुनकर वह सभी समझ जाते हैं कि अब यहाँ क्या होने वाला है। और उधर दूसरी तरफ किया जैसे जैसे बाहर निकल रही थी, उसके सामने लाशों की ढेर दिखाई पड़ रहे थे। चारों तरफ आदमियों की लाशें पड़ी हुई थी। पूरा शिप खून से नहाया हुआ था। इसी वजह से सुबह कोई हंगामा न हो जाए, किया ने इस शिप को बम से उड़ाने को कहा था। तो दोस्तों, अब आगे स्टोरी में क्या होने वाला है जानने के लिए स्टोरी में लास्ट तक बन रहे। चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 29, आ गई माफिया क्वीन। अब तक आपने सुना कि दोनों टीमों के बीच लड़ाई होती है और लास्ट में उन्हें पता चलता है कि वह दोनों ही टीम में लड़कियों की तस्करी करने के लिए नहीं आई थी, बल्कि वह दोनों ही टीम के लोग उन बच्चों और लड़कियों को बचाने के लिए आए थे। ये पता लगने के बाद वह दोनों अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। अब आगे जैसे ही किया शिप से बाहर आने लगती है तो वह अपने चारों तरफ देखती है, वहां लोगों की लाश पड़ी हुई थी। ये देखकर उसके चेहरे पर एक न दिखने वाली मुस्कान दौड़ जाती है, जिसे वह तुरंत छुपा लेती है और फिर अपनी कदमों को आगे की ओर बढ़ा देती है। उधर उसके आदमी शिप पर बम फिट करने लगते हैं। यहाँ से निकलने से पहले वह शिप को ब्लास्ट करके जाने वाले थे। जब कियापी से थोड़ी दूर आ जाती है तो वह फिर से वही माफिया क्वीन वाली सिटी बजाने लगती है। सिटी की आवाज सुनकर एक बार फिर वहां पर मौतशा सन्नाटा छा जाता है और किया के दोस्त जान जाते हैं कि शायद आज किया के मन को फिर से एक बार दर्द हुआ होगा। ये दर्द कैसा है वह भी नहीं जानते हैं। वह तो बस इतना जानते हैं कि किया जब भी किसी की सहायता करती है तो उसे बहुत ज्यादा सुकून मिलता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि यह सिटी सुकून की बज रही है या दर्द की। दूसरी तरफ ओम, शिवाय, मयंक और ऋषभ अभी एक दूसरे पर हंस ही रहे थे कि उनके कानों में भी इस सिटी की धुन सुनाई पड़ती है और एक पल के लिए वहां पर सन्नाटा छा जाता है। वह इस धुन को बड़े ध्यान से सुनाने लगते हैं। वह धुन काफी धीरे सुनाई पड़ रही थी क्योंकि किया इन लोगों से दूर चली गई थी, लेकिन फिर भी वह धुन इतनी ज्यादा स्पष्ट थी कि वो उसे साफ साफ सुन सकते थे। फिर धीरे धीरे करके उसे धुन की आवाज कम होती गई। 2 मिनट की शांति के बाद अचानक से सभी एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखने लगते हैं, क्योंकि इन सभी को अच्छे से पता था कि यह धुन माफिया क्वीन की धुन है। जब भी यह धुन को कहीं पर सुना जाता है तो सबको पता चल जाता है कि वहां पर माफिया क्वीन मौजूद है और किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि उसे और नजरें उठाकर भी देख ले। लेकिन इन सब का तो आश्चर्य इस बात से हो रहा था कि क्या यहाँ पर माफिया क्वीन आई हुई है, क्या माफिया क्वीन इंडिया में है।
शिवाय अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए मयंक की तरफ देखा है और कहता है, भाई तुमने ये धुन सुनी? ये तो माफिया क्वीन की धुन है। तो क्या इसका मतलब माफिया क्वीन इंडिया में है और वह इस वक्त यहाँ मौजूद है? और अगर वह इंडिया में है तो वह यहाँ क्या कर रही है? क्या यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है जो हमारी नजरों से बचा हुआ है? क्योंकि माफिया क्वीन का इंडिया आना तो बहुत बड़ी बात है। वह बिना किसी कारण के कहीं नहीं जाती है। आज तक तो उसे किसी ने देखा भी नहीं है। वो कैसी दिखती है कोई नहीं जानता, बस लोग इस धुन से ही जानते हैं कि माफिया क्वीन उनके देश में है। और आज तो मुझे 100% श्योर है कि माफी यकीन यहाँ इंडिया में आई हुई है। पर वह यहाँ पर क्या कर रही है? तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको यह बता दें कि जब ये लोग अमेरिका में थे तो एक मिशन में गए थे, पर उनके पहुंचने से पहले ही वहां सब कुछ तबाह हो चुका था। वहीं पर इन लोगों ने सिटी की इस धुन को सुना था। तब वहां के अपने साथियों से पूछने पर इन्हें पता चला कि यह माफिया क्वीन है और यहाँ पर जो तबाही हुई है उसी ने की है। इस वजह से इन लोगों को सीट की यह आवाज अच्छे से याद थी। ये लोग भी माफिया क्वीन के बारे में अच्छे से जानते थे। उसे आज तक तो किसी ने नहीं देखा था, पर वह अपने दुश्मनों को बहुत बुरी मौत देती थी। वह जिसे भी मौत देती थी उसकी हालत देखकर तो बड़े से बड़ा माफिया भी कांप जाता था। लेकिन वही मयंक के चेहरे पर कुछ और ही दिखाई पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह मानो कुछ गहरा सोच रहा हो। उसे इस तरह से देखकर शिवाय पूछता है, मयंक क्या हुआ? तुम इस तरह से क्यों स्टैचू बनकर खड़े हो? उसकी बातों को सुनकर मयंक अपने होश में आता है और कहता है, क्या तुम्हें यहाँ कुछ अजीब नहीं लग रहा है? क्योंकि जहाँ तक मैं माफिया क्वीन को जानता हूँ वह किसी भी तरह का इलीगल काम नहीं करती है। वो भले ही माफिया क्वीन हो पर वो किसी के साथ गलत नहीं करती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि उसे लड़कियों की इस तस्करी के बारे में पता चल गया हो और वो इन्हें बचाने यहाँ आई हो, पर उसके पहुँचने से पहले ही यहाँ सब कुछ खत्म हो चुका था। इस वजह से वह यहाँ तक ना आई हो। बातों को सुनकर वह तीनों उसकी तरफ गौर से देखने लगते हैं। तभी शिवाय कहता है कि कुछ और भी तो हो सकता है वो यहाँ से गुजर रही हो और यूं ही उसने सिटी बजा दिया हो। लेकिन उसकी बातों को काटते हुए मयंक कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वह ऐसा तभी करती है जब वो किसी मिशन को अंजाम देती है और उसमें जीत हासिल करती है। तभी मयंक के दिमाग में अचानक से कुछ आता है और वह चौंक कर उन लोगों की ओर देखने लगता है। अब यही हालत उन तीनों का भी था। वह तीनों भी बिल्कुल उसी तरह मयंक को देख रहे थे। मयंक ने हाँ में सर हिला दिया। अब दोस्तों, ये चारों क्या सोच रहे थे ये तो हमें आगे के एपिसोड में ही पता चलेगा। क्या ये लोग जान पाएंगे कि माफिया क्वीन कौन है और वह यहाँ किस वजह से इंडिया आई हुई है? इसके आगे क्या होगा जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए। एपिसोड 30, दादाजी का होश में आना। अभी तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि मयंक के दिमाग में अचानक से कुछ आता है और वह चौंक कर उन लोगों की ओर देखने लगता है। अब यही हालत उन तीनों का भी था। वह तीनों भी बिल्कुल उसी तरह मयंक को देख रहे थे, जैसे वो पूछ रहे हो कि क्या हम जो सोच रहे हैं वही तुम भी सोच रहे हो? मयंक उनकी तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिला देता है और फिर तभी ऋषभ चहकते हुए कहता है, क्या सच में हम जिसे लड़ रहे थे वो माफिया क्वीन के लोग थे, या फिर उन चारों लड़कियों में ही कोई माफिया क्वीन थी? अब इनके लिए एक बड़ी मुसीबत ये थी कि अगर वह लोग माफिया क्वीन के लोग हैं तो इन चार लड़कियों में से कौन वाली लड़की माफी क्वीन हो सकती है? उन चारों ने तो अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। पहचान के लिए तो कुछ भी ऐसा नहीं नजर आ रहा था जिससे उन्हें देखकर पहचान जा सके। देखने में सबकी हाइट बिल्कुल एक जैसी ही थी। सब दूध की तरह गोरी और किसी मॉडल की तरह दुबली पतली थी और उनमें से दो लड़कियों की आंखें गोल्डन ब्राउन और दो लड़कियों की आंखें हल्की ब्लू थी। इसके अलावा और कुछ नहीं समझ में आ रहा था। उनका फिगर तो इस तरह से था कि मानो किसी मॉडल का हो। वो किसी फाइटर की तरह तो किसी भी एंगल से देखने में नहीं लग रही थी। अब चारों अपनी अपनी सोच में डूब गए थे।
उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा था कि उसमें से कौन सी माफिया क्वीन थी या थी भी कि नहीं। उनके लिए यह एक बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर चारों वहां से निकल जाते हैं और वह निकालकर सीधा रेहान के फार्म हाउस की ओर बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ अस्पताल में सुबह का वक्त। सुबह अब दादाजी को हल्का हल्का होश आ रहा था। वह अपनी आंखों को धीरे धीरे करके खोल और बंद कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने पूरी तरह से अपनी आंखों को खोला। अभी भी उनकी आंखों के सामने उसे लड़की का खूबसूरत सा चेहरा घूम रहा था। वह चेहरा दादाजी को इतना प्यारा लगा कि मानो उसके सामने कोई परी दिखाई दे रही हो। इस वक्त भी दादाजी की आंखों के सामने वही चेहरा घूम रहा था और दादाजी बिल्कुल शांत थे। वह कुछ भी बोल नहीं रहे थे। ये देखकर सुरेंद्र प्रताप जी घबरा जाते हैं और वह सोचते हैं कि कहीं अधिक चोट लगने की वजह से पापा जी को कुछ हो तो नहीं गया है। वो इस तरह से क्यों एक तक देख रहे हैं और वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। तभी वो उन्हें आवाज लगते हैं, पापा जी क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। वो 2 बार इसी तरह से अपने पापा जी को बुलाते हैं। इसके बावजूद भी सूर्य प्रताप जी कुछ नहीं बोलते हैं। ये देखकर तो अब सुरेंद्र जी की आंखें नम हो जाती है और उनके मन में अजीब तरह की घबराहट होने लगती है। वो कुछ और सो पाते कि इतनी देर में दादाजी बोलते हैं, वह लड़की कहाँ है, उसे मेरे पास लाओ। ये सुनकर सुरेंद्र जी को बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है और वह कुछ समझ नहीं पाते हैं कि मैं लड़की कहाँ से लाऊं। वह सोचते हैं कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना। ये सोचकर वह अपने पिताजी से पूछते हैं, पिताजी आपने कुछ कहा क्या। तभी दादाजी फिर से कहते हैं कि वह लड़की कहाँ गई, उसे लड़की को मेरे पास बुलाओ। सुरेंद्र जी घबराकर कहते हैं, पापा जी कौन सी लड़की, आप किसी लड़की की बात कर रहे हैं। तभी दादाजी कहते हैं कि वही लड़की जो मेरे साथ थी। तब सुरेंद्र जी कहते हैं कि नहीं पापा जी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, आपके साथ कोई लड़की नहीं थी। तब दादाजी बताते हैं कि नहीं, वहां पर मेरे साथ एक लड़की थी। उनकी बातों को सुनकर सुरेंद्र जी ने उन्हें बताया कि जब वह लोग वहां पहुंचे थे तो वह जमीन पर पड़े हुए थे और आसपास कोई भी नहीं था सिवाय वह उन गुंडों के। वहां तो दूर दूर तक किसी लड़की का नामो निशान नहीं था। उसकी बातों को सुनकर दादाजी हैरान होते हुए पूछते हैं, क्या वहां पर वो लड़की नहीं थी। लेकिन वह लड़की तो वहीं पर थी और उसी ने मेरी जान भी बचाई है। वो गुंडे तो मेरी जान कब का ले चुके होते। अगर वह लड़की वक्त पर नहीं आई होती, उसे लड़की ने उन सारे गुंडों को मारा था और मेरे जख्मों पर जो चोट लगे हुए थे, उन जख्मों पर उस लड़की ने कुछ जड़ी बूटियां लगाई थी जिसकी वजह से मेरी जान बच सकी थी। और यह भी नहीं, मेरी तो सांसें ही बिल्कुल रख चुकी थी। एक वक्त के लिए तो मुझे ये लगा कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा। मेरी धड़कन भी बंद होने लगी थी और मैं पूरी तरह से बेहोश हो गया। लेकिन जब मैं होश में आया तो ये देखा कि वह लड़की मेरी जान बचाने के लिए एक ऐसा ट्रीटमेंट कर रही थी जो शायद सबके बस की बात नहीं है। सबके क्या कहें, वह किसी के बस की बात नहीं है। ऐसा तो कोई मिरेकल डॉक्टर ही कर सकता है। और इन सब में सबसे बड़ी बात ये थी कि वो लड़की बहुत ही कम उम्र की थी, 16 से 17 साल की ही लग रही थी। दादाजी की इतनी सारी बातों को सुनकर अब तो सुरेंद्र प्रताप जी को पता चल गया था कि उनकी जान बचाने वाला कोई और नहीं, वह छोटी सी लड़की थी। दादाजी के कहे मुताबिक अगर वह लड़की इतने सारे लोगों को एक साथ मार सकती है तो वह नन्ही सी लड़की काफी ज्यादा पावरफुल होगी। और जिस तरह से दादाजी बता रहे थे कि उसे लड़की ने उनकी जान बचाई है, यही बात डॉक्टर भी कह रहे थे। यानी सच में वह लड़की बहुत ही ज्यादा कमाल की होगी। अब तो सुरेंद्र जी के मन में भी उसे लड़की से मिलने की इच्छा होने लगी। वह भी उसे लड़की को एक बार देखना चाहते थे। तभी सुरेंद्र जी ने दादाजी से कहा, पापा जी क्या आप उसे लड़की को देखकर पहचान जाएंगे। सुरेंद्र जी की बातों को सुनकर दादाजी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। दादाजी को मुस्कुराता हुआ देखकर सुरेंद्र जी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ऐसी हालत में पापा जी क्यों मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें ऐसा क्या हो गया है। अभी दादाजी बोलते हैं कि बेटा जी, वह लड़की कोई भूलने वाली चीज नहीं है जिसे मैं देखकर नहीं पहचान पाऊंगा उनकी बातों को।
सुनकर सुरेंद्र जी उनके बातों का मतलब नहीं समझ पाते हैं और वह दादाजी की तरफ अपनी आंखें छोटी करके देखने लगते हैं, जैसे मानो पूछ रहे हो कि आपके कहने का मतलब क्या है। उन्हें इस तरह से देखकर दादाजी समझ जाते हैं कि इस वक्त सुरेंद्र जी के मन में क्या चल रहा है। फिर दादाजी आराम से कहते हैं कि वो लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि मानव धरती पर जैसे कोई अप्सरा उतर आई हो। वह देखने में बहुत ही ज्यादा प्यारी थी, इसलिए मैंने ऐसा कहा कि वो कोई भूलने वाली चीज नहीं है। मैं ही क्या, कोई भी उसे एक बार देख ले तो वह उसे अपनी पूरी जिंदगी याद रखेगा। दादाजी की बातों को सुनकर अब तो सुरेंद्र जी के मन में उसे लड़की से मिलने की इच्छा और ही ज्यादा प्रबल हो जाती है और वो मन ही मन सोचते हैं कि मुझे उसे लड़की से मिलना है, मैं भी देखना चाहता हूँ वह लड़की कैसी है। वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और वह सुरेंद्र जी से कहते हैं कि मैं दादाजी को एक बार चेक कर लेता हूँ, लेकिन इसके साथ ही मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगा कि दादाजी के हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ रही है, दिक्कत ज्यादा बढ़ उससे पहले ही आप उनके हार्ट का ऑपरेशन करवा लीजिए। कब तक उनकी सर्जरी नहीं हो जाती है, इनके लिए उन इम्पोर्टेंट दवाइयाँ को जरूर मंगवा लेना जिनकी लिस्ट आपको दी गई है। वह दवाइयाँ आपको जल्दी तो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन आप अगर कोशिश करेंगे तो जरूर मिल जाएगी वह दवाइयाँ, इन दादाजी के लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर की बातों को सुनकर सुरेंद्र जी उन्हें तसल्ली देते हुए कहते हैं, मिस्टर शर्मा आप बिल्कुल फिक्र ना करिए, मैं किसी भी कीमत पर उन दवाइयों को खोज ही लूंगा, क्योंकि पापा की हेल्थ से ज्यादा मेरे लिए दूसरा कोई काम नहीं है, तो सबसे पहले मैं यही काम करूंगा। फिलहाल आप अभी बताइए कि पापा जी को हम कब डिस्चार्ज करवा सकते हैं। मिस्टर शर्मा कहते हैं कि मैं इन्हें अभी घर ले जाने की परमिशन नहीं दूंगा, लेकिन जिस तरह से इनके ऊपर खतरा बना हुआ है आप घर में ही सारा इंतजाम करवा लीजिए और इन्हें डिस्चार्ज करवा कर घर पर ही उनकी दवाइयां को शुरू करवाइए। तो दोस्तों अब आगे क्या होने वाला है, क्या सुरेंद्र जी उसे लड़की को ढूंढ पाएंगे जिसे दादाजी की जान बचाई है, क्या दादाजी दोबारा कभी उसे लड़की से मिल भी पाएंगे कि नहीं, और अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए बने रहिए। स्टोरी में लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और स्टोरी में आपको क्या चेंज चाहिए वह भी हमें बताइए, हम आपके अकॉर्डिंग स्टोरी को बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 31 किया और उसके दोस्तों की मस्ती। अभी तक आपने स्टोरी में सुना कि सुरेंद्र जी दादाजी के होश आने पर उनसे उसे घटना के बारे में पूछते हैं, तो दादाजी बताते हैं कि उनकी जान बचाने वाली एक लड़की थी जो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थी और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उनकी बातों को सुनकर सुरेंद्र जी के मन में भी उसे लड़की से मिलने की इच्छा होने लगती है और सुरेंद्र जी दादाजी को डिस्चार्ज कर अस्पताल से घर ले जाने की तैयारी करते हैं। अब आगे अस्पताल की फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद जी दादाजी को लेकर अपने घर चले जाते हैं और घर पर ही दादाजी के दवाइयां का इंतजाम करवा देते हैं। वह साथ में अपने साथ 2 जूनियर डॉक्टर को भी ले लेते हैं जो हर वक्त दादाजी के साथ रहकर उनकी देखभाल कर सके। दूसरी तरफ किया और उनके सभी दोस्त अपने विला में वापस आ जाते हैं। वह सब काफी थक चुके थे, सभी गाड़ी से निकलकर अंदर विला में आते हैं और हाल में ही सोफे पर बैठ जाते हैं। किया भी सोफे पर बैठी है और अपना सर सोफे पर टिका कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। इनके साथ में पासा भी आया हुआ था। वो जब सबकी ओर देखता है तो वह किया से कहता है कि बस आप सर यहाँ आराम करिए और मैं जाकर अपने आदमियों को चेक करता हूँ, क्योंकि हमारे आदमियों में से कुछ लोग जख्मी हो गए हैं, मैं उनके ट्रीटमेंट का इंतजाम करवाता हूँ। किया तुरंत पासा को जाने के लिए कह देती है। फिर पासा तुरंत वहाँ से निकल जाता है। आप पासा के जाने के बाद सभी लोग अपने रूम की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि यह सभी अब थक चुके थे और उन्हें आराम करने की जरूरत थी। किया सबको आराम करने के लिए कहकर खुद अपने रूम में चली जाती है और वहां जाकर वह सबसे पहले हुआ स्वरूप जाती है और सबर चालू करके पानी के नीचे खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों के सामने आप जो कुछ भी हुआ वह मंजर घूम रहा था
और छोटे छोटे नन्हे से बच्चे और वो कम उम्र की लड़कियां जिनके आंखों में दर्द और आंसू दिखाई दे रहे थे। ये सोचकर भी किया कि दिल को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि यह मन में सोच रही थी कि क्या अब इस दुनिया में इंसान इंसान नहीं रह गए हैं, सब राक्षस बन चुके हैं। आखिर में इतना बेरहम कैसे हो सकता है कि माँ की गोद में खेलने वाले इन नन्हे बच्चों को छीनकर वह गुनाहों की दुनिया में करने के लिए फेंक देता है। महज कुछ चंद पैसों के लिए वो इतना घिनौना काम कैसे कर सकते हैं। ऐसे इंसानों को इंसान खाने से भी घिन आता है। किया की आंखों में दर्द और गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। लड़ते वक्त उसके शरीर पर काफी ज्यादा खून लग चुका था। वह शव के नीचे इसी तरह काफी देर तक खड़ी रहती है। उसके शरीर में लगे खून के धब्बे सब पानी के साथ साफ हो रहे थे। अब उसका पूरा शरीर बिल्कुल साफ हो चुका था। शरीर पर कहीं भी खून का एक कतरा भी नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद किया बाथरूम पहनकर बाहर निकलती है और सीधा चेंजिंग रूम में जाकर एक सिंपल सी नाइटी पहनकर बाहर आ जाती है। अब वो काफी थक गई थी, इसलिए सीधा अपने बेड पर जाकर लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है, उसे अपने साथ लड़ रहे उसे लड़के की याद आती है। वो मयंक को याद करते हुए कहती है कि आखिर में ये लड़का कौन था, पता नहीं क्यों इससे मुझे अपनेपन का एहसास हो रहा था। शायद इसलिए मैं इसको मार नहीं पा रही थी। मेरे हाथ इसके ऊपर इतनी तेजी से नहीं वार कर रहे थे जितना आमतौर पर मैं अपने दुश्मनों के ऊपर वार करती हूँ। इससे मुझे किसी तरह की नेगेटिव वाइब भी नहीं आ रही थी। आखिर में ये लड़का कौन हो सकता है? और यह सब माफिया किंग के लोग थे। तो क्या आज इस लड़ाई में माफिया किंग भी आया हुआ था? अगर वह आया हुआ था तो उसे लड़के ने ऐसा क्यों कहा कि वो माफिया किंग के आदमी है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि माफिया किंग उसे समय वहां मौजूद था। तभी तो उसे लड़के को अपनी पहचान बतानी पड़ी और मुझे नहीं लगता कि इतना पावरफुल माफिया किंग अगर जहां पर होता हम उन्हें इतनी जल्दी शिकस्त दे पाते। तो क्या इसका मतलब यह है कि अपने किसी भी मिशन पर माफिया किंग खुद न जाकर अपने लोगों को भेजता है, या फिर कोई और बात है? किया इसी तरह से अपने दिमाग को सोने से नहीं रोक पा रही थी और धीरे धीरे सोचते सोचते वह कब नींद की आगोश में चली जाती है उसे भी नहीं पता चलता। दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग में एक जोरदार चीखने की आवाज सभी के कानों पर पड़ती है और सभी चौंक कर अपने बेड पर उठकर बैठ जाते हैं। तो चलिए हम बता दें कि यह आवाज किसकी थी, वरना आप सभी कंफ्यूजन में ही रह जाएंगे। तो यह आवाज निया की थी। वो सपने में भी मयंक को पीट रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी। इसी वजह से उसके मुख से भी जोर जोर से आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर सब घबरा जाते हैं और सभी एक साथ निया के कमरे की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो देखकर दंग रह जाते हैं। मियाँ एक तकिए को पड़कर नींद में ही जोर जोर से मारे जा रही थी और उसके मुख से गालियां तो जैसे फूल बरस रहा हो तरह से निकल रही थी कि इस हरकत को देखकर दरवाजे पर सभी खड़ी लड़कियां अपना सर न में हिला देती हैं। वो अब समझ चुकी थी कि निया सपना देख रही है और सपने में वह हर बार की तरह इस बार भी किसी की बहुत बुरी तरह से पिटाई कर रही है। तभी ईशा जाकर साइड में रखा जग का पानी उठाती है और पूरा का पूरा पानी निया के मुख पर फेंक देती है। जैसे ही मियाँ के मुख पर पानी पड़ता है, वो बचाव बचाव करके उठ बैठी है और सामने का नजारा देखते हैं तो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके सबको घूरते हुए पूछता है कि तुम सब यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? उसकी बातों को सुनकर सब उसकी तरफ आश्चर्य से देखने लगते हैं। आप कौन बताएं उसे बेवकूफ को कि वह सब उसके कमरे में क्या कर रहे हैं। तभी लिया बोलती है कि महारानी जी, आप सपने में जोर जोर से दहाड़ रही थी, इस वजह से हमें लगा कि आपके कमरे में कोई शेर तो नहीं आ गया जिसके साथ आप पासम पास खेल रही हो, इसलिए हम भी आपके साथ खेलने के लिए आपके ही कमरे में आ गए। उसके इस तरह की बात को सुनकर निया उसे घूरकर देखने लगती है और कहती है कि यह तुम क्या बकवास कर रही हो। उसकी बातों को सुनकर अब ऐसा भी
उसे कहने लगती है कि हाँ मेरी माँ, तू इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी कि हम लोगों की सुबह की इतनी प्यारी प्यारी नींद खराब हो गई, और यहाँ आकर देखा तो तू तो अपने पिलो के साथ मस्त पकड़म पकड़ाई खेल रही थी। उसकी बात को सुनकर अब निया अपना मुंह बना लेती है। तभी ऐसा कुछ शरारती अंदाज में उसके पास जाकर रहती है कि वैसे ऐसा क्या हुआ था जो तुम उसे लड़के को तड़का बनाकर पीते जा रही थी। ईशा की बातों को सुनकर निया को फिर से वह सब याद आने लगता है और निया का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसे इस तरह देखकर सभी लड़कियां उसे आश्चर्य से देखने लगती है। आखिर में निया के साथ ऐसा क्या हो गया था जो उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी लिया फिर से पूछता है, निया बताओ तुम क्या बात थी। मिया बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ उन सबको उसके साथ जो हुआ था वो बताने लगते हैं। जैसे जैसे वे सभी निया की बातें सुन रहे थे उन सभी को तो हंसी आ रही थी, लेकिन कोई भी अभी निया के सामने हंसने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि वह अच्छे से जान रहे थे कि निया को उसे वक्त कितना गुस्सा आया होगा, लेकिन फिर भी उनकी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। और जैसे ही मिया अपनी बातों को कहकर खत्म करती है, कुछ देर वहां पर सन्नाटा छाया रहता है और फिर तभी जोर जोर से हंसी के ठहाकों की आवाज सुनाई पड़ती है। ऐसे ही मिया अपना सर उठाकर देखती है। वह देखी है कि सभी उसके ऊपर ही जोर जोर से हंसे जा रहे थे। उनकी हंसी तो मानो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा तो अपना पेट पड़कर बेड पर ही गिर जाती है और वह जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी इस हरकत को देखकर अब किया को भी हंसी आ जाती है। निया को इस वक्त इन सभी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके ऊपर क्या बीती थी ये तो वही जानती थी, और ये लोग उसका मजाक बना रही थी। वह कुछ खाने ही वाली थी कि तभी देखी है कि किया भी अब हंस रही थी। हालांकि वह इन लोगों की तरह ज्यादा नहीं हंस रही थी, फिर भी उसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी जो देखने पर बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। निया तो एक तक किया को ही देख रही थी। पता नहीं उसे कितने साल हो गए होंगे किया के चेहरे पर इस तरह से प्यारी सी मुस्कुराहट को देखे। अब निया कुछ नहीं बोलती है और अभी उनके साथ मिलकर हंसने लगती है। अब पूरे कमरे में हंसी के थक्कों की आवाज गूंज रही थी। तभी हंसते हुए ईशा कहती है, तभी तो मैं सोचूं कि तेरा इतना भयानक रूप आज तक हम लोगों ने भी नहीं देखा है जो तू उसे बेचारे लड़के को दिखा आई है। अब तो वह लड़का कई दिनों तक सो नहीं पाएगा, और जब उसकी आंखें बंद होगी तो वह तेरे उसे भयानक रूप को देखकर सपने में चिल्लाता हुआ उठ जाएगा। पता नहीं उसे महीना नींद आने वाली है कि नहीं। तूने उसे इतना भयानक रूप जो दिखा दिया है, वो तो सपने में भी शादी करने को नहीं सोचेगा। उसे तो यही लगेगा कि सारी लड़कियां तेरे जैसी हैं। इतना कहकर ऐसा फिर से जोर जोर हंसने लगती है, और ईशा की बातों पर अब की बार निया को भी हंसी आ जाती है। और सच में जब वह सोचती है कि उसने किस तरह से उसे लड़के को पीटा था, ये सोचकर ही उसे बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। उसे बेचारे लड़के का तो कचूमर ही निकाल दिया था। अब वह सपने में भी सामने से किसी लड़की से लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। इसी तरह से वह सभी फैंसी उठाकर करने में लग जाती हैं। अब आगे दोस्तों क्या होगा? क्या इन लड़कियों की फिर से मुलाकात उन लोगों से होगी कि नहीं, और अगर होगी तो अब की बार ये लड़कियां उन लड़कों से किस रूप में मिलेगी? लिए थोड़ा सा आपको नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में जब ये लड़कियां इन लड़कों के आमने सामने होगी तो ये स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि इस बार ये लड़कियां किसी और रूप में उनके सामने होगी और यह इन लड़कियों को बिल्कुल नहीं पहचान रहे होंगे। अब अनजाने में ही सही फिर से एक बार उनकी मुलाकात इस तरह होगी जो कि काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। स्टोरी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए, और जाने से पहले प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू। एपिसोड 32, किया का कॉलेज का पहला दिन। किया ने मुंबई यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करा लिया था और उसने आज कॉलेज जाने का मन बनाया था। आखिर में उसे अपनी आइडेंटिटी सबसे छुपाकर जो रखनी थी, और उसके दुश्मन भी तो उसे कॉलेज में थे, जिससे उन्हें सबक भी तो सीखना था और अपना बदला भी तो पूरा करना था।
किया सुबह उठकर जल्दी से तैयार हो जाती है। उसने फिर से इस तरह अपना मेकअप कर लिया था जैसे वह दादाजी से मिलने तारा के घर गई थी और लिया को सभी बातें समझकर वो कॉलेज के लिए निकल जाती है। सुबह का वक्त था, 9 बजे बज रहे थे। वह जैसे ही वह कॉलेज के पास पहुंची वह अपनी कार से उतर गई और अपने गार्ड को कर ले जाने का इशारा कर दिया। वह नहीं चाहती थी कि इतनी महंगी कार देखकर किसी का भी ध्यान उसकी तरफ हो, क्योंकि अभी वह शांति से कॉलेज में रहना चाहती थी। अगर अभी से वह सबकी नजरों में आ जाएगी तो शायद आगे चलकर उसे अपने काम में दिक्कत आ सकती थी। इसलिए वह कॉलेज से ही थोड़ी दूर उतरकर पैदल ही कॉलेज की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही वह गेट के पास पहुंचती है, दूर से ही देखती है कि वहां कुछ बच्चों की भीड़ लगी हुई थी। वह उसे अनदेखा करके आगे की ओर बढ़ जाती है, लेकिन जैसे जैसे वह पास पहुंच रही थी उसे भीड़ से साफ आवाज सुनाई पड़ रही थी। भीड़ में कुछ लोग उन बच्चों को डांट रहे थे तो कुछ परेशान कर रहे थे। तरह तरह से उन्हें परेशान किया जा रहा था। किया को समझने में देर ना लगी कि इन बच्चों की रैगिंग हो रही है और सीनियर इन बच्चों को अब परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाला है। फिर भी किया कुछ नहीं बोलती, वह चुपचाप आगे की ओर ही बढ़ती रहती है। जैसे ही वह कुछ दूर आगे पहुंची थी तभी उसे भीड़ में बैठी तारा की नजर किया पर पड़ जाती है। हालांकि अगर वह किया को पहले देखती तो ना पहचान पाती, लेकिन कुछ दिन पहले ही तो किया उसके घर आई थी, इस वजह से वह किया को बहुत ही आराम से पहचान गई थी। और अब उसे समझने में देर ना लगी कि किया ने भी लगता है इसी कॉलेज में एडमिशन लिया है। ये सोचकर तो उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं और सोचती है कि अब वह जम के किया को परेशान करेगी, क्योंकि वह किया की सीनियर थी। ये तारा का सेकेंड ईयर था। अब तारा खुलकर सामने से तो कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए उसने अपने दोस्तों को इशारा किया और सबको किया की तरफ देखने के लिए कहा। जैसे ही उसके दोस्तों ने किया की तरफ देखा तो उसे सामने एक सीधी साधी सी भोली सूरत वाली लड़की नजर आई। ये देखने में बिल्कुल परफेक्ट किसी मॉडल की तरह थी, बस इसका रंग थोड़ा सांवला था। फिर भी इसके चेहरे की खूबसूरती के आगे इसका सांवला रंग ज्यादा मायने नहीं रखता था। सभी लोग उस तरफ एकटक देख रहे थे। तभी तारा की दोस्त या फिर कह लो उसकी चमची पिंकी और पूजा ने किया को आवाज देकर अपने पास बुलाया। किया जाना तो नहीं चाहती थी, पर वह जानती थी कि अगर वह उनके पास नहीं गई तो बात बढ़ सकती है, इसलिए वह अपने हाथों की मुठ्ठियां कस लेती है। उसे इस समय बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, फिर भी वो उनकी तरफ आगे बढ़ जाती है। इधर तारा ने उन लोगों को सब समझा दिया था। तारा उन सबके साथ चुपचाप बैठी थी, वह कुछ बोल नहीं रही थी। तभी किया जब उनके पास पहुंचती है तो देखती है कि उसे भीड़ में तारा भी बैठी है। फिलहाल किया उसे पहले ही देख चुकी थी, फिर भी वह उसे नजरअंदाज कर रही थी, क्योंकि अभी इस वक्त वह उसके मुंह नहीं लगा चाहती थी। उसे अभी प्रिंसिपल से मिलने जाना था। पहले वह अपना काम पूरा कर लेती, उसके बाद इससे उलझने का कोई इरादा बनती, लेकिन जब इसका मन पहले ही उलझने का है तो वह कुछ नहीं कर सकती थी। किया सबको ध्यान से देखती है। इन सब में रजत भी एक साइड पर बैठा हुआ था। वह देखने में काफी ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था, पर किया ने उसकी तरफ एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा। उसके साथ उसके दो दोस्त कपीस और सर्वेश बैठे थे। ये दोनों लड़के भी अमीर खानदान से ही आते थे। उनके पिताजी बिजनेस करते थे और इस शहर में इनका भी नाम था, इसी वजह से यह रजत के साथ मिलकर यहाँ पर दोस्त जमाया करते थे। इस कॉलेज में ऐसे रहते थे जैसे ये कल जिनके बाप का ही हो। इन सब में कपीश के पापा काफी ज्यादा अमीर थे और वह इस कॉलेज के ट्रस्टी भी थे। उसी का फायदा उठाकर यह सब मिलकर कॉलेज में सबको परेशान किया करते थे। और इधर तारा, वह भी अमीर घर से थी और उसकी दोनों चमचियां पिंकी और पूजा, वह भी अच्छे खासे घर से थी। इस वजह से यह पूरी टीम अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्पेशल समझती थी और हमेशा यह एक साथ रहती थी और सभी को परेशान करती थी। सर्वेश और कपिल देखने में हैंडसम लगते थे। उनकी हाइट भी 6 फीट 3 इंच के लगभग थी और उनका रंग भी गोरा था।
इसलिए लड़कियां उन पर भी लाइन मारा करती थी। दूसरी तरफ पिंकी और पूजा ये दोनों मेकअप की दुकान दिख रही थी। ये देखने में तो ठीक ठाक थी, पर अपने चेहरे पर भर भर के मेकअप छुपाने की वजह से इनका चेहरा और भी ज्यादा खराब लग रहा था। फिर भी यह अपने फुल एटीट्यूड में रहती थी, मानो इस पूरे कॉलेज में इसे सुंदर कोई हो ही ना किया। अभी इन सब को देख ही रही थी कि पूजा बड़े एटीट्यूड के साथ कहती है कि यह लड़की यहाँ मेरे सामने किया उसे घूर कर देखती है। तो पिंकी अपने गुस्से भरी आवाज में कहती है कि तुम अपनी नजरों को नीचे करके हमारे सामने अपने सर को झुका कर रखो, क्योंकि हम तुम्हारे सीनियर हैं और हमें लगता है कि आज कॉलेज में तुम्हारा फर्स्ट डे है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अपने सीनियर्स के सामने किस तरह से रहा जाता है। उसकी बातों को सुनकर तो किया को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई किया की तरफ नजरें उठाकर भी देखें। और ये दो कौड़ी की लड़की उसे चिल्लाकर इस तरह से बात कर रही थी, फिर भी किया चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती है। उसको कुछ ना बोलता देखकर वह दोनों लड़कियां सोचती हैं कि लगता है ये बहुत ज्यादा डर रही है। ये सोचकर वह खुश हो जाती हैं और वह कहती है कि लड़की सुन, अगर तुझे अंदर जाना है तो हमारा टास्क पूरा करना पड़ेगा, तभी तुम अंदर जा सकोगी, वरना तुम सोच नहीं सकती हो कि हम तुम्हारा क्या हाल करेंगे। अब किया मन ही मन सोच रही थी कि इतना मेरे सामने बोलने वालों का मैं क्या हाल करती हूँ, वो तो तुम कल्पना भी ना कर सकती। पर उड़ लो जितना आज तुम्हें उड़ाना है, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं उड़ सकोगी। किया उनकी तरफ देखकर कहती है कि अगर मैं आपकी बातों को ना मानूं तो। उसकी बात को सुनकर तो चुप बैठे लड़के अब सामने आ जाते हैं और सर्वेश बड़े ही घमंड के साथ उसे ऊपर से नीचे तक अपनी तीखी नजरों से देखता है। उसकी नजरें देखकर क्या बता सकती थी कि इसकी नजरों में कितनी मक्कारी भारी है। फिर भी किया खामोशी से वहां खड़ी रहती है। वो कहता है कि यह लड़की, हम तुम्हें बहुत आसान सा टास्क देंगे, अगर तुम उसे पूरा न कर सके तो हम तुम्हारे साथ वह करेंगे जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकती हो। इतना कहकर वह किया के काफी पास आ जाता है और वो उसके तरफ झुकने लगता है। ये देखकर तो किया के तन बदन में आग लग जाती है। उसका मन कर रहा था कि वह इसी समय उसका सर अपनी बंदूक की गोली से छली कर दे। उसके इतने घटिया दिमाग में जो ये घटिया बातें आ रही थी एक ही पल में खत्म हो जाती, पर वह सर्वेश की तरफ देखते हुए कहती है कि क्या करना होगा। उसकी आवाज काफी ज्यादा गहरी और ठंडी थी। एक बार तो सर्वेश उसे ध्यान से देखने लगता है। पता नहीं क्यों उसे इस लड़के से कुछ अच्छी वाइब नहीं आ रही थी, फिर भी वह अपने पैसों के घमंड में इतना चूर था कि उसने किया का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर तो अब किया के तन बदन में आग लग गई। वह अपना हाथ काफी जोर से उसके हाथों से छुड़ा लेती है। एक पल के लिए तो सर्वेश को पता नहीं चलता कि अभी क्या हुआ, पर जैसे ही उसे समझ में आता है, वह अपने हाथों को देखा है कि अब उसके हाथ में किया का हाथ नहीं है। जब उसने किया को छुआ था तो उसे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था, जिस वजह से वह उसके हाथों को पड़ते ही उसे एहसास में डूब गया था। लेकिन जैसे ही किया ने उसे हाथ छुड़ाया, वह अपनी दुनिया से बाहर आ गया और आश्चर्य से किया की ओर देखने लगा। तभी उसके पास आकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपने सीनियर के साथ बदतमीजी करने की। किया उसकी तरफ एक नजर देखी है और फिर सामने की तरफ देखने लगती है। वो बिल्कुल खामोश थी, कुछ नहीं बोल रही थी। उसे ना बोलना देखकर सब सोचते हैं कि वह इसे डर रही है। उसी का फायदा उठाते हुए फिर से पिंकी कहती है कि वह चल, तेरा ड्रामा खत्म हो गया हो तो पहले तू हमारे टास्क सुन ले। या तो तू यहाँ किसी लड़के को किस करेगी, या फिर यह गुलाब का फूल पकड़ और गेट से जो पहला व्यक्ति आएगा उसे तुझे प्रपोज करना पड़ेगा। किया उनकी बातों को सुनती है तो उसे उन लोगों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर वह इन बेवकूफों के मुंह नहीं लगा चाहती, इसलिए वह चुप रहती है। इतनी देर से रजत और तारा किया के फेस इंप्रेशन को ही देख रहे थे। रजत लगातार उसकी भूरी आंखों को देखे जा रहा था। वो उसकी आंखों को देखकर कुछ समझ नहीं पा रहा था। वह लोगों की आंखों को देखकर बड़े आसानी से सब कुछ
समझ जाता था, पर किया उसके लिए बिल्कुल एक पहेली जैसी थी। वो काफी देर से उसे देख रहा था, उसके चेहरे से कुछ भी उसे ऐसा नहीं समझ में आ रहा था कि वह इस वक्त क्या सोच रही होगी, या फिर वो डर रही है, या फिर वो उनसे बिल्कुल नहीं डर रही है। तरह तरह का ख्याल रजत के दिमाग में आ रहा था, पर आज रजत सिंघानिया अपने आप को लाचार समझ रहा था, क्योंकि वह किया के फेस को देखकर यह पता नहीं लग पा रहा था कि किया के मन में इस समय क्या चल रहा है। दूसरी तरफ तारा तो मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि उसकी दोस्त उसकी भरपूर बेइज्जती कर रही थी, और यह सब देखकर तारा का दिल तो खुशी के मारे नाच रहा था। तभी किया कहती है कि ठीक है, मुझे तुम्हारा टास्क मंजूर है। उसकी बातों को काटते हुए पूजा पूछती है कि कौन सा टास्क किसको किस करने वाली हो। इतना कहकर वह लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। उनकी हंसी में मक्कारी साफ दिखाई दे रही थी, पर किया कुछ नहीं कहती है और उसके पास पड़े एक गुलाब के फूल को उठा लेती है। अब वह सब समझ जाते हैं कि किया क्या करने वाली है, लेकिन तभी किया बिना किसी को देखे मैनन गेट की तरफ बढ़ जाती है। इधर किया जैसे ही गेट के पास पहुंचती है, सामने से और कोई नहीं बल्कि इस कॉलेज के प्रिंसिपल आ रहे थे। ये देखकर तो सभी स्टूडेंट के सिटी पिटी गुल हो जाती है। पूजा, तारा और पिंकी यह तो कहीं अपना मुंह छुपा लेना चाहती थी, क्योंकि यह प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा कड़क मिजाज वाले थे और यह किसी की नहीं सुनते थे, क्योंकि यह काफी ज्यादा पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते थे। इसलिए इन्हें कोई भी किसी भी तरह से डरा धमका कर अपना काम नहीं करवा सकता था, और यह हमेशा सच का साथ देते थे, इसलिए सभी बच्चे इनसे बहुत ज्यादा डरते थे। उधर तारा तो मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो रही थी। उसे थोड़ा ये डर तो लग रहा था कि अगर प्रिंसिपल को ये पता चल गया कि यह रैगिंग हम लोग कर रहे हैं तो प्रिंसिपल हमें रस्टिकेट भी कर सकते हैं, लेकिन वह अच्छे से जानती थी कि किया डरपोक लड़की है और वह कुछ भी नहीं बताएगी। फिलहाल उसे बताने का तो मौका ही नहीं मिलेगा। जब वो प्रिंसिपल को प्रपोज करेगी तो प्रिंसिपल उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। वो एक साइड जल्दी से छुप जाती हैं, लड़के भी जल्दी से वहां से हट जाते हैं और सभी छुपकर देख रहे थे। दूसरी तरफ वहां खड़े स्टूडेंट भी यह नजारा देख रहे थे। उन सब के चेहरे पर घबराहट साफ साफ देखी जा सकती थी, क्योंकि वह सभी जानते थे कि प्रिंसिपल काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। वह सब इस न्यू एडमिशन वाली लड़की के लिए घबरा रहे थे। वह आपस में ही बात कर रहे थे कि बेचारी सीधी शादी लड़की आज पहले दिन ही इतनी बुरी तरह से फंस गई है, अब इसके साथ क्या होगा भगवान ही जाने। तभी किया की नजर सामने से आते हुए इस कॉलेज के प्रिंसिपल पर पड़ती है और उसकी होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसने सोचा चलो अच्छी बात है कि मेरे सामने ये प्रिंसिपल पड़ गया, वरना कोई और पड़ जाता तो हो सकता वह इस बात को पता नहीं किस तरह से लेता। वही जैसे प्रिंसिपल किया को सामने देखता है वो वही जम सा जाता है। अब तो उससे आगे भी बढ़ा नहीं जा रहा था। हल्के हल्के उसके चेहरे पर पसीना आने लगता है और वह बस एक टक ही किया की ओर देखे जा रहा था। तभी किया प्रिंसिपल के पास पहुंचती है और बड़े प्यार से प्रिंसिपल को गुलाब का फूल देती है और कहती है कि यह मुझे आपको प्रपोज करने के लिए कहा गया है। ये सुनकर तो अब जैसे प्रिंसिपल की सांस ही अटक जाती है। अब प्रिंसिपल को सब कुछ समझ में आ जाता है कि यहाँ किया के साथ रैगिंग हो रही थी। वह अपनी घबराई हुई आवाज में कहते हैं कि वह किया मैडम आप मेरे साथ ऑफिस में चलिए, मैं इन बच्चों को देख लूंगा, आज से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। किया उनकी बातों को सुनकर हाँ में सर हिला देती है और प्रिंसिपल किया को चलने के लिए कहते हैं, लेकिन किया नहीं चल रही थी, तो इसलिए प्रिंसिपल भी अब कैसे किया से आगे चले और थोड़ा संकोच आए हुए किया को देखने लगते हैं। तभी किया कहती है कि सर आप आगे चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आती हूँ, इस तरह से मेरा पहले चलना ठीक नहीं है। अब प्रिंसिपल किया की बातों को समझ जाते हैं और चुपचाप आगे आगे चलने लगते हैं। प्रिंसिपल के पीछे किया जाने लगती है। ये सब देखकर तो सभी बच्चे डरने लगते हैं कि अब प्रिंसिपल पता नहीं किया के साथ क्या करें।
क्योंकि दूर से देखने पर उन्हें तो यही दिख रहा था कि मानो प्रिंसिपल बहुत ज्यादा गुस्से में कांप रहे हैं और वह इतने ज्यादा गुस्से में है कि उनके माथे से पसीने भी निकल रहे हैं। अब उन्हें क्या पता कि यह पसीना किस बात से आ रहा था। उधर दूसरी तरफ पिंकी, तारा और पूजा, सर्वेश, कपीश और रजत यह सब फिर से आकर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। तभी तारा हंसते हुए कहती है कि लगता है बेचारी आज तो गई कम से। उसकी बातों को सुनते हुए पूजा भी कहती है कि हाँ, देखा नहीं था प्रिंसिपल सर का चेहरा गुस्से से किस तरह लाल हो रहा था। लेकिन सभी की बातों के बीच रजत बिल्कुल खामोश खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसके मन में अभी भी कुछ चल रहा हो। वो अभी भी किया को समझने की कोशिश कर रहा था। उधर पिंकी कहती है कि मुझे लगता है आज तो प्रिंसिपल सर इस लड़की को रस्टिकेट कर देंगे। आखिर में उसकी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसिपल को प्रपोज करने की। अब यहाँ पर दोस्तों इन लोगों को बड़ी वाली गलतफहमी हो जाती है, पर इन लोगों को क्या पता कि अंदर ऑफिस में क्या हो रहा है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल किया को लेकर ऑफिस में आते हैं और उसे बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ बैठने के लिए कहते हैं। किया जाकर प्रिंसिपल के सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाती हैं। प्रिंसिपल सर कुछ शर्मिंदा होते हुए बोलते हैं कि वो किया बेटा, मुझे जैसे ही पता चला कि आप आ रही हैं मैं तुरंत ही घर से निकल गया था, पर रास्ते में ट्रैफिक होने की वजह से थोड़ा देर हो गया। इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अगर मैं समय पर आ गया होता तो इन लोगों की इतनी हिम्मत ना होती कि वह लोग आपको परेशान करते हैं। लेकिन किया बड़े आराम से उनको माफी मांगने से मना करती है और कहती है इट्स ओके सर, कोई बात नहीं, मुझे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग भी सोच रहे होंगे कि प्रिंसिपल कैसे किया को इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, तो चलिए हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि जैसे ही किया के कॉलेज जाने की बात उसके सभी दादा लोग सुनते हैं तो वो सभी खुश हो जाते हैं। वह भी चाहते थे कि किया अपने कॉलेज की लाइफ थोड़ा एंजॉय करें, क्योंकि किया ने जब से होश संभाला था तब से बस उसने दर्द भरे दिन ही देखे थे और उसके सभी दादाजी जानते थे कि उसकी जिंदगी में सिर्फ दर्द के और कुछ नहीं है। और वह दिल से चाहते थे कि किया कॉलेज जाए और थोड़ा वहां के माहौल में धूल मिले। और उनके दादाजी को ये भी पता था कि तारा और रजत भी वहां पढ़ते हैं आगे, तो किया को जानते ही थे कि वो उनसे अपना बदला लिए बिना उन्हें छोड़ने वाली नहीं है। और कॉलेज के प्रिंसिपल उनके छोटे दादा के अच्छे मित्र थे। वह बाकी सभी लोगों को भी अच्छे से जानते थे, क्योंकि वह सभी दादा लोग कोई छोटी शख्सियत तो नहीं थे जिसे कोई न जाने। वह दुनिया के टॉप 10 बिजनेसमैन में से एक थे। उन्हें हर कोई जानता था। वह किया के बारे में भी जानते थे। जब उन्हें पता चला कि किया उनके कॉलेज में एडमिशन ले रही है तो उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और एक तरह से डर भी लग रहा था कि किया इतनी खतरनाक है। अगर उनसे कोई गलती हो गई तो किया उनके साथ क्या करेगी। वह अच्छे से जानते थे कि किया माफ करने वालों में से नहीं है। इस वजह से वह इतना घबराए हुए थे कि आज पहले दिन ही किया के साथ इतना बड़ा कांड हो गया। अब किया आगे क्या करेगी यह सोचकर उनका घबराना तो लाजिमी था, लेकिन जब किया ने उन्हें तसल्ली दे दिया कि वो कुछ नहीं करेगी तब जाकर वह शांत हुए। उन्होंने सभी टीचर्स को बुलाकर किया को उनसे मिलवाया। वह अच्छे से जानते थे कि किया एक बहुत बड़ी डॉक्टर है। फिलहाल वह ये नहीं जानते थे कि वो कोई मिरेकल डॉक्टर है। उन्हें तो बस इतना पता था कि किया एक बहुत बड़ी डॉक्टर है और किया एक हैकर भी है। किया की बहुत सारी कंपनियां हैं। वह दुनिया के टॉप 10 बिजनेस वुमेन में नंबर 1 पर आती है। इस तरह से उसके बारे में कोई नहीं जानता। उसे तरह से ये सब सीक्रेट रहना ही जरूरी था। इसलिए प्रिंसिपल के दिल में किया के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी। प्रिंसिपल सभी टीचर्स के साथ किया को मिलवाते हैं। उसमें से 2 टीचर ऐसे थे जो किया को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे और वह सोचते थे कि यह प्रिंसिपल की सिफारिश पर आई हुई लड़की है, जरूर इसमें कुछ साइड काम किया होगा, जैसे इसे यहाँ इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल गया। क्योंकि किया का जो बायोडेटा तैयार किया गया था वह उसके गांव वाला हाई था। हालांकि किया ने प्रिंसिपल को अच्छे से समझा दिया था कि उसकी आइडेंटिटी किसी भी तरह से यहाँ रिवील नहीं होनी चाहिए
और प्रिंसिपल भी उसकी बातों को मान गए थे। प्रिंसिपल ने जब टीचर्स का व्यवहार किया के प्रति इतना फीका देखा तो उन्हें मन ही मन में डर लगने लगा, क्योंकि वह अपने टीचर्स को अच्छी तरह से जानते थे कि जो बच्चे उन्हें पसंद नहीं आते थे उनके साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। और प्रिंसिपल अच्छे से जानते थे कि यहाँ जो डाटा जमा किया गया है उसमें किया गांव में पढ़ी लिखी एक एवरेज स्टूडेंट थी, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि किया ने उन्हें कुछ करने से ही मना कर दिया था। वह सब कुछ संभाल लेगी, इसलिए प्रिंसिपल भी कुछ नहीं कहते। किया फर्स्ट ईयर की छात्रा थी और किया के क्लास टीचर मनु सर थे। ये सर ए सेक्शन के क्लास टीचर थे। वहीं दूसरी तरफ बी क्षेत्र की क्लास टीचर अपर्णा मैम थी। अपर्णा आहूजा मैम ज्यादा अमीर फैमिली से नहीं थी, वह काफी ज्यादा सीधी सादी और नेक दिल की थी। वहीं दूसरी तरफ मनु सर काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट सर थे। वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हुए थे, इस वजह से वह अपने आप को सबसे ज्यादा एटीट्यूड में रहते थे। इनका नेचर भी थोड़ा अच्छा नहीं था और जब वह किया को देखते हैं तो उन्हें किया इतनी खास नहीं लगती है, जिसकी वजह से वो उसे अपनी क्लास में ले, इसलिए वह साफ साफ प्रिंसिपल से मना कर देते हैं कि वह किया को अपनी क्लास में नहीं ले सकते हैं। उसके क्लास में बच्चे फुल हो चुके हैं, अब एक भी सीट खाली नहीं है, जिसकी वजह से किया को बी सेक्शन में अपर्णा मैम के साथ भेज दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अपर्णा मैम सोचती हैं कि किया गांव में पढ़ी लिखी है, इसलिए उसे काफी ज्यादा परेशानी हुई होगी, इसलिए उनका व्यवहार किया के प्रति सहानुभूतिपूर्ण था। वह किया को लेकर अपनी क्लास में जाती हैं और सभी से किया का परिचय करवाती हैं। वह सबको अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहती है तो किया सिर्फ 2 शब्दों में ही अपना इंट्रोडक्शन खत्म कर देती है। वह कहती है कि मैं किया हूँ और मैं इंडिया की हूँ, बस इतना कहकर वह चुप हो जाती है। तो दोस्तों, आगे क्या होगा? क्या क्लास में किया को कोई परेशान करेगा या फिर किया उसे अच्छा सबक सिखाएगी? जानने के लिए स्टोरी में आगे बने रहिए। एपिसोड 33, किया के क्लासमेट। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि किया को बी क्षेत्र में भेज दिया जाता है और उनकी क्लास टीचर अपर्णा मैम थी। किया के क्लास में आने के बाद वह अपने सीट पर जाकर बैठ जाती है। अब आगे ये सुनकर सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। उनकी हंसी को सुनकर अपर्णा मैम उन्हें डांट कर शांत करती है और किया को बैठने के लिए कहती है। फिलहाल दूसरे लाइन में एक सीट खाली थी, पर किया इन सब के बीच नहीं बैठना चाहती थी, उसे एकांत चाहिए था, इसलिए वह सबसे लास्ट वाली सीट में चली जाती है। जैसे ही वह लास्ट वाली सीट में बैठी है, किसी की आवाज आती है कि इस सीट में मत बैठो, ये सीट हमारे बास की है। उसकी बातों को सुनकर किया चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाती है, लेकिन वहां पर कोई सीट पूरी तरह से खाली नहीं थी और उसे अपने आसपास कोई नहीं चाहिए था, इसलिए वो कुछ नहीं रहती और वहीं बैठी रहती है। अभी कुछ देर ही हुआ था कि उसके सामने एक लड़का आकर खड़ा हो जाता है और किया को अपनी तीखी नजरों से घूरने लगता है। वह लगातार किया को घूरे जा रहा था, उसे पसंद नहीं आ रहा था कि कोई उसकी सीट पर बैठे और इस लड़की की हिम्मत भी कैसे हुई कि वह इस सीट पर आकर बैठ गई। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई उसकी सीट के पास भी आने की और यह इस पर बैठी है। वो लगातार वहां खड़े हुए किया को घूरे जा रहा था और किया अपनी नजरें अपने हाथ में लिए किताब पर गड़े हुए थे। वो उसे बड़े ध्यान से पढ़ रही थी। उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि उसके आसपास क्या हो रहा है, वजह से बैठी थी। एक बार भी अपना सर उठाकर किसी के तरफ नहीं देखा था। सामने खड़ा लड़का, इसका नाम अभय ओबरॉय था। इसके पास ही खड़ा एक दूसरा लड़का जिसका नाम प्रीत कश्यप था। ये दोनों पक्के दोस्त थे और यह एक मिस्टीरियस बैकग्राउंड से आते थे। कोई नहीं जानता था कि यह कौन है, पर इनका ऑरा इतना खतरनाक था कि कोई इनसे पंगा लेने की तो सपने में भी नहीं सोचता था। चाहे सेक्शन ए हो चाहे सीनियर हो, कोई भी उनके मुंह नहीं लगता था। ये कभी किसी से बात नहीं करते थे। ये दोनों दोस्त आपस में ही रहते थे। अभय देखने में काफी ज्यादा सुंदर था। उसका रंग गोरा था, हाइट 6 फीट 4 इंच की थी, उसकी काली आंखें और काले बाल थे। वह देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता था। लड़कियां तो उस पर मरती थी।
पर वह इतना ज्यादा एरोगेंट था कि वह किसी की तरफ एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा था। लड़कियां तो उसके लिए बिल्कुल कचरे के समान थी। वह कभी किसी लड़की से बात नहीं करता था और उसका दोस्त वह अभय से थोड़ा हल्का सांवला था। प्रीत भी अभय की तरह ही मिस्टीरियस बैकग्राउंड से आता था। इसकी भी पर्सनैलिटी काफी अच्छी थी। यह अभय की तरह शांत और डरावना नहीं था, बल्कि यह थोड़ा हंसमुख था, पर यह ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। जब इन दोनों ने देखा कि उनकी सीट पर कोई बैठा हुआ है, वो दोनों उसे घूर घूर कर देख रहे थे। अभी थोड़ी देर हुआ था कि किया को अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस हुई। वह देखना तो नहीं चाहती थी, फिर भी उसे कुछ एहसास हुआ कि पूरा क्लास इस समय बिल्कुल शांत है, तो वह सोचती है कि एक बार उसे देखना चाहिए कि यह शांति कैसे छा गई। जैसे ही वह अपनी नजरें उठती है, उसके सामने दो हैंडसम लड़के खड़े होते हैं जो अपनी लाल आंखों से उसे ही घूर रहे होते हैं। किया ये देखकर अपनी आंखें छोटी कर लेती है और सोचती है कि ये दोनों मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हैं। फिर वो उनसे कुछ नहीं बोलती और फिर से अपना सर नीचे करके वह अपनी बुक पर अपना ध्यान लगा लेती है। उसकी इस हरकत को देखकर जहां अभय की आंखें ठंडी हो जाती हैं, वहीं प्रीत हल्का सा मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसे अब तक तो ये पता चल चुका था कि ये लड़की बिल्कुल उनसे डरने वाली नहीं है और ना ही अब उनका सीट छोड़ने वाली है। ये तो प्रीत को अपनी दोस्त का छोटा वर्जन लग रही थी। जिस तरह से अभय की आंखें हमेशा डार्क होती हैं, इस तरह से जब किया ने उनकी तरफ देखा तो उसकी आंखें भी बिल्कुल वैसे ही डार्क थी। अब तक प्रीत को तो इतना समझ में आ गया था कि इस लड़की को हल्के में नहीं लेना है, और अभय भी यह सब बातें समझ रहा था, पर उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई उसे देखकर अनदेखा कर गया। तभी अभय अपनी भारी आवाज में कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम किसी और की सीट पर बैठी हो, और जब हम आ गए हैं तो तुम्हें यहाँ से हट जाना चाहिए। उसकी बातों को सुनकर किया एक बार उनकी तरफ देखती है और बड़े आराम से कहती है कि जब मैं आई थी तो ये सीट बिल्कुल खाली थी और इस पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ था, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से नहीं हटना चाहिए। इतना कहकर वहां फिर से अपनी नजरें नीचे कर लेती है। उसकी बात को सुनकर तो अभय को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिलहाल अब किसी लड़की से बात नहीं करता, लेकिन आज उसे किया से इतनी बातें करनी पड़ी जो उसके शान के खिलाफ थी। उसने गुस्से से अपनी दांतें भेजते हुए कहा, तुम यहाँ सीधे से उठने वाली हो कि मैं तुम्हें यहाँ से उठने के लिए कुछ बंदोबस्त करूं? किया एक नजर उनकी तरफ देखती है, पर वो कुछ नहीं बोलती है। वह बिल्कुल शांत थी। अब अभय को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह फिर से एक बार किया को वहां से उठने के लिए कहता है, पर किया फिर से उसकी बातों को अनसुनी कर देती है। उसका मन तो कर रहा था कि वह इस लड़की को यहाँ से उठकर बाहर फेंक आए, पर वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। तभी किया शांत लहजे में कहती है कि मैं सिर्फ एक सीट पर बैठी हूँ और मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ से उठाना चाहिए, क्योंकि मैं इस क्लास की छात्रा हूँ और यहाँ की एक सीट मेरी है और मैं जहाँ चाहूँ वहाँ बैठ सकती हूँ, सो मैं यहाँ बैठ गई, आगे तुम्हारी मर्जी है। इतना बोलकर वह चुप हो जाती है। ये सुनकर अभय को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपने सामने वाली सीट पर बैठे हुए लड़के को जोर से पीछे से एक लात मारता है। वह लड़का जाकर सीधा नीचे गिर जाता है। अब वह समझ चुका था कि यह हालत उसे क्यों पड़ी थी, क्योंकि अभय जब से किया से बात कर रहा था वहां दांत निकाल कर हंसे जा रहा था और इस बात से अभय को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ये भी इनका ही दोस्त था, पर बहुत ही ज्यादा मजाकिया किस्म का था। यह उनकी मुलाकात यही कॉलेज में हुई थी। उसका नाम आलोक था। ये देखने में ठीक ठाक ही था, इसका व्यवहार बहुत ही अच्छा था, इस वजह से इन लोगों ने इसे दोस्ती कर ली थी। आलोक चुपचाप अपनी जगह से उठ जाता है, क्योंकि वह जान गया था कि अभय किसी लड़की के पास बैठने वाला नहीं है, उसे ही अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। वह चुपचाप उठकर किया के बगल जाकर बैठ जाता है और अभय आलोक की जगह पर जाकर बैठ जाता है। अब बच जाता है प्रीत। वह उन दोनों को खड़ा होकर एक तक देखता रहता है और सोचता है कि अब मैं कहाँ बैठा हूँ। ये सोचकर वह भी जाकर आलोक के बगल में बैठ जाता है। इसके बाद से
बारी बारी से सारे लेक्चरर्स खत्म हो जाते हैं पर वो तीनों आपस में एक भी बात नहीं करते हैं। आलोक बहुत बार कोशिश करता है कि वह किया से कुछ बातें करे पर किया उसके किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। अब तो आलोक भी थक चुका था इसलिए वह भी बोलना बंद कर दिया। जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ किया शांति से उठकर वहां से जाने लगती है। उसे भूख लगी थी तो वह सोचती है कि उसे कैंटीन जाना चाहिए और वह कैंटीन की तरफ बढ़ जाती है। तभी तारा और उसके दोस्त कैंटीन में बैठे हुए थे। उनकी नजर किया पर पड़ती है, वो उसी की तरफ आ रही थी। ये देखकर तारा के होठों पर डेविल स्माइल आ जाती है और उसका दिमाग खुराफात सोचने लगता है। वो लोग सबसे सामने बैठे थे। इस वजह से ही किया उनके पास से गुजरती है। तारा जल्दी से पिंकी को कुछ इशारा करती है और किया जैसे ही उनके टेबल के बगल से गुजरने लगती है, पिंकी अपना पैर उसके सामने कर देती है। किया पहले से ही जानती थी कि यह घटिया लड़की अपनी आदतों से बाहर आने वाली नहीं है, इसलिए जैसे ही पिंकी अपना पैर सामने करती है, किया जोर से अपने पैरों की हील उसके पैर पर रखते हुए चली जाती है, जिसकी वजह से पिंकी की जोरदार से चीख निकल जाती है और वह रोने लगती है। अब सब लोगों का ध्यान उसे पर जाता है तो वह सभी घबरा जाते हैं और पिंकी से पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। पिंकी गुस्से से किया को घूर रही थी। पिंकी की आंखों में आंसू भरा हुआ था। अब वो किसी को क्या बताएं कि उसने क्या किया था। अगर वो कहेगी कि किया ने उसके पैरों को कुचला है तो सब उसे ही बेवकूफ समझेंगे, क्योंकि वह जिस साइड बैठी थी उसे साइड से तो किया के पैर काफी दूर थे और पिंकी का पैर तो अपने टेबल के नीचे था, तो किया वहां पर डालकर कैसे उसे कुचल सकती है। सोचकर पिंकी अपना दांत पीस कर रह जाती है। अब उसे किया के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वह किया को जान से मार डालना चाहती थी। वह अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वही तारा डर के मारे ये सोच रही थी कि कहीं पिंकी सबको बता ना दे कि यह काम उसी ने उससे कहा था, लेकिन पिंकी तारा की चमची, उसने नैना का नाम नहीं लिया और बस वहां से किसी को सफाई ना देना पड़े किस वजह से उठकर जल्दी से चली जाती है। दूसरी तरफ किया के होठों पर एक टेबल स्माइल आ जाती है। तब तक वहां पर अभय, प्रीत और आलोक भी पहुंच जाते हैं। वह अपनी टेबल के पास जाते हैं। उसे टेबल के पास बैठी दूसरी टेबल पर किया उन्हें नजर आती है, क्योंकि किया उसे टेबल पर अकेले बैठी थी। इस वजह से सबकी नजर उसे पर चली जाती है। वह देख रहे थे कि किया बड़े शांति के साथ अपना लंच कर रही थी। अभय की नजर उसकी लंच पर जाती है। उसने लंच में सिर्फ सैंडविच और सॉलिड ही लिया था। ये देखकर अभय अपनी आंखें छोटी कर लेता है और वह चुपचाप जाकर अपनी टेबल पर बैठ जाता है। आलोक इन लोगों के लिए खाना ऑर्डर करता है और सभी अपना लंच करने लगते हैं। उधर तारा घूर घर के अभय को देखे जा रही थी। वह अभय को फंसाना चाहती थी पर अभय ऐसा था कि उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा था। तारा अपने आप को इस पूरे कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की समझती थी। इस वजह से वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में रहती थी कि वह अभय को अपने झांसे में आराम से ले लेगी। पर इतने वक्त से अभय ने उसे एक बार भी बात नहीं किया था। क्या सोचकर ही तारा को काफी ज्यादा गुस्सा आता था। वह अभय को अपनी ललचाही नजरों से देख रही थी। तभी रजत की नजर तारा पर पड़ती है और वो उससे पूछता है कि वह किस इतना ध्यान से देख रही है। नैना हावड़ा जाती है और कहती है कि कुछ नहीं, वह जो नई लड़की आई है उसी को देख रही हूँ। रजत पीछे मुड़कर देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि वो यानी तुम अपनी बहन को देख रही हो। उसके बात सुनकर उनके साथ बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि यह लड़की उसकी बहन है, तो फिर उसने सुबह उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया था। वही तारा हंस पड़ती है और कहती है कि कौन सी बहन, और मेरी बहन नहीं है वो तो वह लड़की है जिसे मेरे मम्मी पापा ने घर से निकाल दिया है। वो ये बात बहुत ही ज्यादा इतराते हुए कह रही थी। रजत सिर्फ उसे देख रहा था। उसने इस बात पर कुछ नहीं कहा। रजत को याद आया कि जब वह छोटे थे तो किया कैसे उसके आगे पीछे दिन भर घूमा करती थी। किया और रजत बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे। पहले किया देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती थी, गोलू मोलू सी, बिल्कुल किसी बेबी डॉल की तरह।
वही रजत यह सोचने से अपने आप को नहीं रोक सका कि गांव जाने पर किया की हालत कैसी हो गई है, वो वहां खेती किसानी करके कैसी सांवली सी हो गई है। अभी रजत यह सब अपने मन में सोच ही रहा था कि तारा उसकी तरफ देखकर बोलती है, रजत चलो हमें क्लास लेने नहीं चलना है क्या। रजत अपने ध्यान से बाहर आता है और कहता है, हाँ चलना है, चलो चलते हैं करके वह सभी वहां से चले जाते हैं। किया भी अपना लंच खत्म करके वहां से क्लास के लिए निकल जाती है। धीरे धीरे करके सारे क्लास खत्म हो जाते हैं और किया क्लास लेने के बाद अपने क्लासरूम से बाहर निकल जाती है। वो आगे आगे जा रही थी, उसके पीछे पीछे थोड़ी दूर पर ही अभय, आलोक और प्रीत भी जा रहे थे। वह देख सकते थे कि सुबह से अभी तक किया ने किसी से बात तक नहीं किया, ना ही कोई उसके पास उससे फ्रेंडशिप करने के लिए आया। वह सोच रहे थे कि किया गांव से आई है, शायद इसी वजह से वह इस जगह पर ठीक से सेटल नहीं हो पा रही है। पर उन लोगों को क्या पता कि किया की तो यह आदत ही है, वो किसी को अपने आसपास पसंद नहीं करती थी, उसे एकांत और शांति चाहिए थी। तभी किया गेट से बाहर निकालकर दूसरी तरफ सड़क पार करके पैदल ही निकल जाती है। वो लोग भी अपनी कार पार्किंग लेने चले जाते हैं और वहां से बैठकर अपने घर को चले जाते हैं। उधर किया जैसे ही अपने कार के पास पहुंचती है, उसका ड्राइवर उसका इंतजार कर रहा था। किया ड्राइवर को बाहर करके खुद कार ड्राइव करते हुए चली जाती है। किया अपनी कार खुद ड्राइव करती थी, बहुत ही काम ऐसा होता था कि वह ड्राइवर को साथ लेकर चले। किया जैसे ही अपने विला पहुंचती है, वो देखी है कि पासा वहां आया हुआ था। किया को पता था कि पासा क्यों आया हुआ है। किया पाशा को उसका इंतजार करने को कहकर सीधा अपने रूम में चली जाती है और वो कपड़े चेंज करके थोड़ा रिलैक्स होकर वापस आती है। तब तक लिया भी वहां आ चुकी थी। अब वह सब बैठकर बातें करने लगते हैं। पासा बताता है कि थॉमस अगले हफ्ते इंडिया आ रहा है और उसने सनशाइन होटल में अपनी मीटिंग रखी है। वह इस बार बहुत बड़ा प्लान बना रहा है। इस बार वह ड्रग्स की एक बड़ी खेप इंडिया मंगा रहा है। हेलो दोस्तों, किसी कारणवश हम इस स्टोरी को अब यहाँ नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम इस स्टोरी को बंद कर रहे हैं। स्टोरी इसी तरह कंटिन्यू रहेगी, लेकिन इस स्टोरी को सुनने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन और टाइटल में हम लिंक दे रहे हैं, आप वहां पर इस स्टोरी को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके आगे के एपिसोड आपको वहां पर मिल जाएंगे, तो प्लीज स्टोरी में बने रहिएगा। बाकी की सभी स्टोरी इसी चैनल पर उसी तरह से लगातार चलती रहेगी। हफ्ते बाद उसी की मीटिंग रखी गई है और वो मिस्टीरियस मैन भी वहां आने वाला है, जो इंडिया में उसके इन सभी कारनामों को अंजाम देता है। इन सारे इलीगल कामों को इंडिया के कोने कोने तक वही मिस्टीरियस मैन फैलता है। उसकी बात सुनकर किया उसे सभी तैयारी करने को कह देती है। वो सभी अगले हफ्ते वहां जाएंगे और थॉमस को अपने कब्जे में लेंगे, जिससे वह उसे मिस्टीरियस मैन तक पहुंच सके। पासा किया की बातों को एग्री करता है और फिर वहां से निकल जाता है। अब लिया और किया दोनों आपस में कुछ देर बातें करती हैं। फिर उसके बाद वह दोनों डिनर करके अपने अपने रूम में चली जाती हैं। किया जैसे ही अपने रूम में पहुंचती है, उसे याद आता है कि आज उसे एक मेल आया था। क्लास में होने की वजह से उसने उसे मेल को चेक नहीं किया था, पर उसे अच्छे से याद था कि यह मेल इस नंबर से आया था जिस पर आज से 1 महीने पहले किया ने कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो दोस्तों, अब आगे क्या होने वाला है, आगे किया की जिंदगी का कौन सा राज खुलने वाला है, वह मेल किसका आया हुआ था, ये जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।